हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 71 एवं 72। ईशानी, ईशानी दरवाजा खोलो बेटा। बाहर से सुशीला जी जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। 9 बजने को आए थे, लेकिन ईशानी अभी तक उठकर बाहर नहीं आई थी और सुशीला जी परेशान हो गई थी। ईशानी अपने मुंह में जल्दी जल्दी समोसा को ठूस लेती है और निगलते हुए पेट को अंदर करती है। मम्मी मम्मी मैं नहा रही हूँ, बस आ रही हूँ 5 मिनट में। लेकिन बेटा दरवाजा तो खोल। मम्मी मैं कपड़ा पहन कर दरवाजा खोल रही हूँ। ठीक है, जल्दी से नहा कर बाहर आ जा। लेकिन तू अभी नहाई क्यों है? हल्दी लगानी थी तुझे, फिर से नहाना पड़ेगा। सॉरी मम्मी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहा लूंगी। आ रही हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ आ जा। ईशानी जल्दी जल्दी मालपुए मिठाइयाँ सब खा लेती है। सारा नाश्ता सुबह सुबह मेहमानों के लिए बना था, यानी कि सक्सेना परिवार के लिए। यहीं से सारा नाश्ता उनके पास जाता था। ईशानी चुपके से उसके कमरे से एक तरफ की एक गली निकलती थी जो घर के पिछवाड़े में जाती थी और मुड़ते हुए उस गली के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ईशानी बड़ी आसानी से हलवाई को अपने बातों के झांसे में लाकर समोसे मिठाई के डब्बे गायब कर देती है। 2 दिन तो उसका जैसे तैसे निकल गया था, लेकिन तीसरा दिन हालत बहुत खराब था। आज उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उठने की। प्यास के मारे बुरा हाल था। वैसे तो सुशीला जी उसके पास ही सोती थी, लेकिन अभी ईशानी को सोए हुए देखकर उसे छोड़कर बाहर चली गई थी। सबके साथ उन्हें पता था ईशानी को सुबह तक देर उठने की आदत है। बिना 9-10 बजे से पहले उसकी आंख नहीं खुलती थी। लेकिन ईशानी को तो और प्यास के मारे सही से नींद भी नहीं आ रही थी। वो बस अपनी माँ का अपने पास से हटने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही सुशीला जी हटती है, वो बड़ी सफाई से बाहर जाती है और फिर कमरे के अंदर पॉलिथीन में रखे हुए सामान को अंदर किसी तरह से फेंकती है, जिससे समोसे और मिठाई टूट कर मिल जाते हैं। और दिन होता तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती इस हालत में सामान को। लेकिन अभी तो बस उसे पेट का आग बुझाने के लिए कुछ भी चाहिए होता था। और ये समोसा मिठाई खाकर उसकी तो आत्मा तृप्त हो जाती है। वाकई गांव के समोसे बहुत टेस्टी है यार। अब इतना खा लिया ना, पूरा दिन आराम से रह सकती हूँ। रात में सबकी नज़रों से बचकर कुछ ना कुछ खा ही लूंगी। इस अन्नी लंबा सा ढकार लेते हुए बोलती है, चलो आज भर इनका टॉर्चर झेल लेती हूँ, फिर हनीमून के लिए सीधे पेरिस निकल जाऊंगी। ईशानी खिड़की से ही सारे पेपर पॉलिथीन बाहर फेंक देती है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सब कुछ साफ करने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद बाहर निकल जाती है और फिर उसे सब पाटे पर बिठाकर जीत के साथ तेल हल्दी लगाने लग जाते हैं। ईशान, खाने वाला पत्तल लेकर आओ, खत्म हो गया है। हल्दी से लेकर विदाई तक पूरे गांव का भोज हो रहा था। सबका खाना यहीं पर बनता था। कोई ना कोई बाहर दरवाजे पर खाने खाता ही रहता था। डिस्पोजर का प्लेट और गिलास खत्म हो गया था, इसलिए ताऊजी से लाने के लिए कह रहे थे। ठीक है पापा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? अरे चौक के पास नरेश का दुकान है, वहां पर सब कुछ मिल जाता है। ये लो लिस्ट। ये सारा सामान उसे कह देना घर भिजवा देने के लिए। और तुम खाने वाला पत्तल गिलास लेकर जल्दी वापस आ जाना। जी पापा। ईशान फटफटिया उठाता है और निकल जाता है। सुबह से कुछ न कुछ काम किए ही जा रहा था। बहन की शादी और भाई का काम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। असली नौकर तो भाई को ही बनना पड़ता था। इधर एक नींद लेकर रिया उठ चुकी थी। गाड़ी में भी वो भरपूर सोई थी। सब अभी सो रहे थे और वो चुपचाप दबे पांव निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शरद की आवाज उसके कदम दरवाजे पर ही रोक देते हैं। कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं भाई, कहीं नहीं, मैं तो बस बाहर जा रही थी। रिया, यह हमारा घर नहीं है और ना ही दिल्ली है कि तुम कहीं भी जाकर वापस आ जाओगी। चलो चुपचाप बैठ जाओ। भाई मैं यहाँ पे बैठने थोड़ी आई हूँ, मुझे गांव देखना, मुझे गांव घूमना है और गांव में ही खो जाना। हम तुझे ढूंढेंगे भी नहीं, फिर यही गांव वाली बनकर रह जाना। भाई
रिया जिद मत करो, बैठो आराम से। अरे कितना आप लोग हल्ला करने, सोने दीजिए ना। अतुल अपने चेहरे पर से तकिया हटाता हुआ बोलता है। सो जा, सोने के लिए तो तू आया है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी कौन सी शादी है जो मेरी नींद उड़ेगी। अतुल मुंह बनाता हुआ बोलता है और फिर से वापस सो जाता है। जमाई जी, चाय पीजिए। एक 15 साल का लड़का चाय की गतिली में अंदर आता है। 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुढ़े तक उसे जमाई ही बुला रहे थे। छोटू इधर आओ। हमको कह रहे हैं? हाँ हाँ, तुमने तो ये पूरा गांव देख रखा होगा ना। अरे हाँ जमाई बाबू, हमारा गांव में गली का चप्पा चप्पा हम छान मारे हैं। तुम तो खोते भी नहीं होगे ना। अरे नहीं, हम काहे खोएंगे। हम तो रात के अंधेरे में भी अपने घर पहुंच जाते हैं। तो एक काम करोगे? हाँ हाँ बताइए ना। आपका हुक्म बजाने के लिए ही तो ताऊ जी ने हमको कहा है, बताइए क्या सेवा करना है आपका। अरे नहीं कुछ नहीं, इसे तुम अपना गांव दिखा दोगे। शरद रिया की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। ये दीदी को। हाँ ठीक है, इसे सही सलामत लेकर वापिस आना। हाँ हाँ जमाई बाबू, छोटू आपके दीदी को वापस लेकर आएगा। चलिए दीदी। छोटू यू आर सो स्वीट। दीदी अंग्रेजी में तारीफ किए हैं कि डांटे हैं? तारीफ किया है, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू थैंक यू। चलिए हम आपको गांव की अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। गोबर देखेंगी आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये क्या होता है? अरे बहुते बड़का चीज होता है जो बस गांव में ही मिलता है। हाँ तब तो जरूर देखना है। तुम ऐसी ऐसी चीज दिखाओ ना जो बस गांव में देखने को मिलती है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। आप तो कीचड़ भी नहीं देखी होंगी। नहीं चलो। दोनों निकल जाते हैं। ये देखिए ये है कीचड़। हवेली के बाहर निकलते ही सड़क के बीचों बीच गड्ढा था। और पिछली रात भयंकर बारिश हुई थी इसलिए पानी भरा हुआ था। और अब धूप से सूखकर वो कीचड़ बन गया था। छोटू, ये मैंने देख रखा, तो मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अच्छा अच्छा आप गुस्सा मत होइए। चलिए हम आपको ले चलते हैं। मठ देखेगी? हाँ ये तो नया नाम है, ये तो देखना ही है। चलिए। रिया छोटू के साथ चल पड़ती है। जो भी औरतें उसे देखती थी अपना मुंह में पल्ला दबाए हुए आश्चर्य हुए जा रही थी। घुटने पर से फटे हुए जीन्स और क्रॉप टॉप सबको आंख फाड़ने पर मजबूर कर रहा था। पहले तो ये अंकल सब देख रहे थे, अब तो सब कोई मुझे अजीब तरह से देख रहा है। रिया सबकी घूरती हुई नज़रों से परेशान हो गई थी। लड़कों का घूरती हुई नज़रों का सामना तो वो कितनी बार कर चुकी थी, लेकिन आंटी और अंकल को घूरते हुए वो पहली बार देख रही थी। अरे यहाँ मोड़ है, यहाँ पर बहुत ही लोगों का टक्कर हो जाता है। सड़क का ऐसा मोड़ था जो दूसरी तरफ से आते हुए लोग नहीं देख पाते थे। एकाएक पी की आवाज आती है। दीदी उधर हो जाइए ना। छोटू उसे साइड होने के लिए कहता है, लेकिन रिया को समझ नहीं आता है किधर साइड हो। जब तक वो कुछ मूवमेंट कर पाती, ईशान बाइक मोड़ते हुए उसके सामने आ जाता है। ईशान भी उसे सामने देखकर एकाएक तेज का ब्रेक मारता है। बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से पीछे का चक्का पूरी तरह से उठ जाता है और ईशान उछलते हुए सीधे रिया के ऊपर गिरता है। बाइक घूमते हुए वहीं नीचे पर गिर जाती है। गनीमत ये थी, ईशान और रिया के ऊपर बाइक नहीं गिरी थी। रिया नीचे थी और ईशान उसके ऊपर था। डर के मारे रिया आंख बंद की थी और हमारे ईशान बाबू तस्वीर बाई लड़की को अपने सामने देखकर होश गंवा चुके थे। बिना पलक झपकाए उस मासूम चेहरे को देखे जा रहे थे। सर, अब हम नहीं निकलेंगे, फ्लाइट तो हमारा छूट जाएगा। नकुल घड़ी देखते हुए बोलता है, नीरज को याद दिलाता है। ओके एवरीवन, द मीटिंग इज ओवर। बोलते हुए नीरज लैपटॉप अपना बंद कर लेता है। चलो, मेरा सामान तूने मंगवा दिया है? हाँ हाँ सर, सुबह 6 बजे उठ कर ही
मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया था। ठीक है। सुबह से नीरज काम पर लगा हुआ था और 2 मीटिंग ख़त्म भी कर देता है। बस बीस मिस भॉस वाला मीटिंग छूट गया था उसका, जो लंदन के से वापस आने के बाद करने वाला था। ऑफ़िस से निकलते ही वो सीधा एयरपोर्ट निकल गया था। वहीं से गोरखपुर की टिकट थी। चेकिंग करते हुए अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है फ़्लाइट 1 घंटे की लेट है, जिसे सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है, इसका अंदाज़ा बस नकुल लगा सकता था। गुस्से से नकुल की तरफ घूरता है। फ़्लाइट डिले थी, तुम्हें पता नहीं था? सॉरी सर, लेकिन 1 घंटे पहले तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था। उसके बाद तुमने चेक क्यों नहीं किया? अब 1 घंटा यहाँ बैठकर मैं टाइम वेस्ट करूँगा? गुस्से से कुर्सी पर बैठते हुए लैपटॉप खोल लेता है। अरे, आप कुछ गिफ्ट लेकर जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, मैंने रख लिया है, तुम उसकी चिंता मत करो। पीछे की सीट पर से कुछ आवाज़ें जा रही थी। शादी के हिसाब से आपने गिफ्ट लिया है कि नहीं? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने रख लिया है। दोनों पति-पत्नी की आवाज़ सुनकर नीरज के कान खड़े हो जाते हैं और झट से एक वेबसाइट खोलते हुए कार सर्च करने लग जाता है। कुछ ही पल में उसका मनपसंद कार भी मिल जाता है। पूरा पेमेंट करके अगले 2 घंटे में कार देने के लिए कहता है। शोरूम वाला इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। नीरज उसे 25% और देता है और कार 2 घंटे में देने के लिए कहता है। शोरूम वाला मान जाता है, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। 2 घंटे बाद वो लोग गोरखपुर के एयरपोर्ट के बाहर थे। चिलचिलाती हुई धूप उसके गर्म मिजाज को और गर्म कर रहे थे। जैसा कि बुक किया था, 2 घंटे बाद उसकी कार एयरपोर्ट पर खड़ी थी। सर, ये गाड़ी? अब हर चीज़ तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है। नहीं सर। तो चलो बकवास मत करो। नीरज पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए बैठ जाता है। सेल्समैन चाबी नकुल के हाथ में पकड़ा देता है। यहाँ से उन्हें 90 किलोमीटर का सफ़र तय करने था। नकुल पीछे बैठे हुए राक्षस को देखकर राम नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। सच में ये आदमी उसके लिए राक्षस ही था। ना खुद एक पल चैन से रहता था, ना उसे रहने देता था। पता नहीं क्यों पैसों की लालच में आकर वो नौकरी पकड़ लिया था। नीरज फिर से लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। अभी वो लोग सिटी में थे तो नेटवर्क आराम से पकड़ रहा था। सर, गाड़ी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं तभी तो लिया है। अभी फीचर्स देखने की बजाय अच्छे से ड्राइव करो और तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेज दिया है। ओके सर। बोलने तक नहीं देते हैं। तुम्हें बोलने का नहीं, काम करने का पैसा मिलता है। हे भगवान, मैं कैसे भूल जाता हूँ, ये आदमी मन की भी बात सुन लेता है। नकुल खुद को जी भर कर कोसता है, अपना ड्राइविंग पर ध्यान लगाने लग जाता है। रिया कीचड़ पर लेटी हुई थी और गोबर उसके पैरों के नीचे था। ईशान कोहनी के गिरने से छिल गए थे। दीदी, आप ठीक है? छोटू की आवाज़ जैसे ही ईशान के कानों से टकराती है, वो आसमान से नीचे उतरता है। नहीं तो रिया को देखते हुए सपनों की दुनिया में कहाँ चला गया था, जहाँ वो फूलों फूलों के बिस्तर पर रिया को लेकर ऐसे ही लेटा हुआ था और प्यार से उसके पलकों को चूम रहा था। आप ठीक हैं? ईशान खुद को संभालते हुए उसके ऊपर से उठते हुए बोलता है। ये ये कैसी स्मेल आ रही है? गोबर की बदबू जैसे ही रिया के नाकों से टकराती है, उसके नाक सिकुड़ जाते हैं। उठो। ईशान उसके सामने हाथ बढ़ा देता है। रिया अपना हाथ उसके हाथों पर रखकर उठ जाती है, लेकिन कीचड़ के पानी से वो पूरी तरह से सन चुकी थी। आगे का हिस्सा तो सूखा हुआ था, पीछे पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। छी, ये क्या हो गया? छोटू, तुमने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर कीचड़ है? दीदी, सामने इतना बड़ा गड्ढा था, आपको दिखा नहीं? और हम चिल्ला चिल्ला कर तो आपको एक तरफ होने के लिए कह रहे थे। हाँ, लेकिन किस तरफ होना था तुमने ये बताया ही नहीं।
अब मैं घर कैसे जाऊंगी भाई, मुझे मार देंगे। ये गंदी से मैं किस चीज की आ रही है? गोबर की, जो आपके पैरों में लगा हुआ है। क्या? ये गोबर है? हाँ। छी। और तुम मुझे इसे दिखाने लेकर आए थे? आप ही ने तो कहा था जो शहर में दिखता है वो दिखाओ। तुम तुम्हारी कंप्लेन तो मैं मूछ वाले अंकल से करूंगी। अपने बालों से टपकता हुआ कीचड़ का पानी देखकर रिया को रोना आ रहा था। अब धीरे धीरे वहां पर लोग जमा होने लगे थे। सफेद टॉप होने की वजह से अंदर से सब कुछ पारदर्शी हो गया था। वो गांव का रास्ता था जो चौक की तरफ जाता था। सब रुक रुक कर इस शहरी लड़कों को देखने लगे थे। खास करके लड़कों का ध्यान उसके शरीर से चिपके हुए गीले टॉप पर ही था। भाई, शहरी मैम भी बिल्कुल कमाल की होती है। देखो कितना नंबर का पहनी, वो भी दिख रहा है। ए, ईशान उसका गला पकड़ लेता है। मेहमानों की इज्जत नहीं करनी आती है तुम्हें? एक लड़की का नंबर देख रहा है? अरे भैया, गुस्सा काहे हो रहे हो? रास्ते पर खड़े होकर दिखा रही है तो देखेंगे ही ना। अरे क्या हो गया, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? और 1 मिनट मैंने आपको कहीं देखा है? रिया ईशान के चेहरे को गौर से देखती है। कहीं नहीं देखा है। चलिए हम छोड़ देते हैं। और तुम, जैसे अपनी माँ बहन होती है ना, वैसे ही सबकी होती है। ईशानी उसका कॉलर छोड़कर बाइक पर बैठते हुए बोलता है। मुझे नहीं जाना, मुझे भी गांव घूमना है। इस हालत में घूमेंगी आप? क्या हुआ, ठीक तो है? पीछे कपड़ों को छूकर देखिए, पूरी गीली हो चुकी हैं आप। अब चलिए, ज्यादा तमाशा मत कीजिए। और छोटू, तुम मिलो मुझे घर पर, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे भैया, गुस्सा काहे हो रहे हैं? जमाई बाबू ने बोला था इनको घुमाने के लिए। हाँ, तो तुम इन्हें गोबर दिखाओगे? छोटू अपना दांत दिखा देता है। अब दीदी बोली नया चीज दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे चांद तारे दिखाता हूँ, रुको। और आप बैठी नहीं अभी तक? बैठी हैं। ईशानी बाइक पर बैठ चुका था। रिया उसके पीछे बैठ जाती है। तब से वो ईशान के चेहरे को देखकर सोचे जा रही थी। एकाएक उसके दिमाग की घंटी बज उठती है। अरे, आप तो सुपर सीनियर ईशान सर है ना? मुझे याद आ गया, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब आपका लास्ट ईयर था ना? नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ईशान आंख बंद करके अपने जज्बात को जब्त करते हुए बोलता है। एक पल को रिया को देखकर उसके दिल में हजार जज्बात उतर गए थे। लेकिन जैसे ही उसे अपने पिता से किया हुआ वादा याद आता है, अपने जज्बातों का गला घोट देता है। उसे अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी उठानी है, उसे धानी से शादी करनी है। वो कैसे किसी और लड़की के बारे में सोच सकता है? ये गलत है। रिया को देखकर उसे पता चल जाता है कि वो उसे पहचाने भी नहीं है। लेकिन अब वो जैसे ही पहचान गई है, तो उसके सामने अनजान बन रहा था। ये सोचकर ही आया था कि लेकिन इतनी जल्दी मुलाकात होगी, सोचा नहीं था। वो तो नज़रों के सामने भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में किसी तरह की कसमकस नहीं चाहता था। अरे नहीं, मुझे पूरा याद है, आप वही सांसर है। रिया कुछ देर सोच में डूबे हुए रहती है और फिर बोल पड़ती है। मुझे आपका चेहरा पूरा याद है। कॉलेज में आपने मेरी कितनी मदद की थी ना। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही है। ईशान बाइक स्टार्ट करते हुए बोलता है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं नहीं जानता हूँ आपको। अलेमन कॉलेज में को नहीं जानते हैं? नहीं, मैं यही गांव में ही रहता हूँ। लेकिन आपकी लैंग्वेज तो इन लोगों से अलग है। हाँ, क्योंकि मैं यहीं की सिटी में रहता हूँ। ये लीजिए, आपका हवेली आ गया। और जैसा देश होता है ना, वैसा वेश बनाना पड़ता है। मतलब? मतलब कुछ नहीं, आप जाइए, किसी के साथ भी बाहर नहीं निकलिएगा। रिया, ये क्या हो गया तुझे?
अतुल बाहर आया रिया को देखकर परेशान हो जाता है। कुछ नहीं भाई, मैं कीचड़ में गिर गई और ये देखिए ना, मेरे पैरों में भी गोबर लग गया है। रिया मासूम सा शक्ल बनाकर बोलती है तो ईशान देखकर मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है और अपने बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। या दूर रहो मुझसे, और क्या जरूरत है तुझे कीचड़ में लौटने की? भाई, मैं गिर गई हूँ, कीचड़ में लौटने नहीं गई थी। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ तो जा, आप जल्दी से नहा ले। जी भाई। इधर जैसे जैसे नीरज शहर से दूर होता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी पड़ती जा रही थी और उसके नेट की रफ्तार भी कम होता जा रहा था। इंटरनेट चलना तो जैसे बंद ही हो गया था। सामने रहे सामने घूम रहे गोल घेरे को देखकर नीरज परेशान हो जाता है। सर, अब हम गांव के इलाके में एंटर कर गए हैं, तो नेट यहाँ पर इसी रफ्तार में चलती है। सोचा था 5 घंटे में अच्छा प्रेजेंटेशन बना लूंगा, लेकिन मेरा सोचा हुआ कहाँ कुछ होता है। नीरज गुस्से से लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है। गाड़ी अब हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। नीरज बार बार उछल रहा था। नकुल, तुम्हें गाड़ी चलानी कब आएगी? सॉरी सर, लेकिन मेरी गलती नहीं है, यहाँ के रास्ते बहुत खराब है। तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता जो ठीक होता। सर, एक यही रास्ता लोकेशन बता रहा है। पता नहीं शरद को भी क्या सूझी थी जो इस गांव में मरने आया है और खुद के साथ साथ मुझे भी मार रहा है। नीरज की कमर की हालत बहुत खराब हो गई थी। जो भी उस रास्ते पर आते थे सभी की कमर की हालत खस्ता ही हो जाती। फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन गाड़ी उछलने की कोई कमी नहीं हो रही थी। अगर इस वक्त उसे शरद मिल जाता तो शायद उसका गला ही दबा देता। मैं भी पागल था जो उसकी बातों में आ गया। ओ गॉड, मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। नीरज के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर नकुल की हालत खराब हो रही थी। बेचारे का डर के मारे गला सूख रहा था। गलती तो उसकी कुछ भी नहीं थी। आखिर सड़क टूटा हुआ है तो उसमें बेचारे की क्या गलती थी? लेकिन ये पीछे बैठा हुआ इंसान थोड़ी ना समझेगा। पीछे बैठे हुए इंसान के लिए तो जो भी गलत होता है उसके पीछे नकुल का ही हाथ होता है। अब उसे कैसे नीरज को पहुंचाना था वो बेचारा खुद को सोचकर परेशान था। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू।